राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम को 5 बजे हम रट्टा मार सीरीज लाते हैं, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी संबंध में प्रैक्टिस सेट 39वां होने वाला है। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हमारी पंचायती राज व्यवस्था की, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी जी हैं, केसी पंत जी हैं, एनके सिंह जी हैं या वाईबी रेड्डी जी हैं? तो आपका जवाब होगा, और मैंने प्लेलिस्ट में अगर आपने वीडियोस देखी होगी हमारी वित्त आयोग वाली, तो उसमें हमने बताया था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो हमारे एनके सिंह जी हैं। कौन है? एनके सिंह जी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 27 नवंबर 2017 को किया गया था। इस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट वर्ष 2020-21 की अवधि हेतु 5 दिसंबर 2019 को तथा अपनी दूसरी रिपोर्ट वर्ष 2021 से 26 के संदर्भ अवधि हेतु 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी थी। वर्तमान में भी जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह जी ही हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को कौन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है? जिस प्रकार से आपने देखा था कि राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में जो राज्य वित्त आयोग था वो अपना जो सिफारिशें होता था राज्यपाल को देता था और राज्यपाल विधानमंडल में रखता था, उसी प्रकार से केंद्रीय वित्त आयोग भी अपनी सिफारिशें डायरेक्ट विधान संसद को नहीं देता है, वो देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसे संसद के सदन में रखता है, समक्ष रखवाता है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में जिस प्रकार से राज्य वित्त आयोग में 4 सदस्य होते हैं, उसी प्रकार से एक अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय वित्त आयोग में भी 4 अन्य सदस्य होते हैं। ऐसी बातें आर्टिकल 280 में कही गई हैं। और सबका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों में कौन कालक्रम के आधार पर पहले नियुक्त किया गया? इसमें नाम दिया गया केसी पंत, डॉक्टर सी रंगराजन, वाईवी रेड्डी, के संथानम। अगर आपको कालक्रम जानना है तो आपको जो 15 के 15 हैं हमारे केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष, उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। उनका नाम आपको मालूम नहीं होगा तो एक बार मैं बता रहा हूँ सबका नाम 1 से 15 तक, आप हो सके तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जो थे हमारे केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, और वह कब बने थे? तो 1951 में। पहले कौन थे? केसी नियोगी थे, 1951 में बने थे। अगर आप एक बार में ना सुन पाए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से उसका नाम सुन लीजिएगा। मैं 1 से 15 सबके नाम और जब वो बने थे उनका ईयर बता दूंगा। ठीक है, केसी नियोगी के बाद ए.के. चंदा 1960 में, फिर महावीर त्यागी 1968 में। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, केसी नियोगी 1951 में, उसके बाद के संथानम 1956 में, ए.के. चंदा 1960 में, पी.बी. राजमन्नार 1964 में, महावीर त्यागी 1968 में, के ब्रह्मानंद रेड्डी 1972 में, जे.एम. सेलाट 1977 में, वाई.बी. चौहान 1982 में, एन.के.पी. साल्वे 1987 में, केसी पंत 1992 में, ए.एम. खुसरो 1998 में, सी रंगराजन 2002 में, विजय एल. केलकर 2007 में, डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी 2013 में और एन.के. सिंह 2017 में, जो अभी वर्तमान में है। इस हिसाब से आप क्वेश्चन को देखिए और बताइए सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया था। तो आप आसानी से बता पाएंगे कि के संथानम जो नाम है, डी ऑप्शन, इनको 1956 में नियुक्त किया गया था। सबसे पहले इन चारों ऑप्शन में के संथानम हुए। वैसे सबसे पहले केसी नियोगी हुए 1991 में, और वर्तमान में जो हुए हमारे एनके सिंह हुए, और इससे पहले वाईवी रेड्डी थे। आप 15 के 15 नहीं, नीचे के 3 याद करिए, मतलब वाईवी रेड्डी का नाम याद करिए, विजय एल केलकर का और एनके सिंह का 3, और ऊपर के याद करिए केसी नियोगी और के संथानम, और ए.के. चंदा, पी.बी. राजमन्नार का नाम जरूर याद रखना है। इनसे कई और प्रश्न भी पूछे जाते हैं।
चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों के चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। क्या उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए? तो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो और लेखा और वित्त मामलों का ज्ञान हो। तो मतलब ये सारे उसके अंदर गुण होने चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी गुण उसके पास होने चाहिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? जिस प्रकार से राज्य वित्त आयोग का भी गठन 5 वर्षों का होता है, उसी प्रकार केंद्र वित्त आयोग का भी गठन 5 वर्षों का ही होता है। पंचायत का भी गठन मैक्सिमम इंडिया में आप देखेंगे हर चीज का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ भी बिल्कुल सही है, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हुए हैं, क्या यह सही है, हमें बताना है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत की संसद करती है। तो यह बिल्कुल सही है। जो वित्त आयोग का अध्यक्ष बनेगा, सदस्य बनेगा, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। उन्होंने ही इसका कानून बनाया है, उसी कानून के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। दूसरा है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो एकदम सही है। जिस प्रकार से राज्यपाल करते थे, आपने राज्य वित्त आयोग में देखा होगा, उसी प्रकार यहाँ पर भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है केंद्रीय वित्त आयोग में। तो ये दोनों कथन सही हुए। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 2 कथन है, हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चलिए देखते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। जो संघ और राज्य के बीच राजस्व इकट्ठा होता है, टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, तो उनका जो वितरण है वह कैसे होगा? सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना। तो क्या ये सब हमारे केंद्रीय वित्त आयोग के काम है, दोनों के दोनों? तो संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण भी हमारे केंद्रीय वित्त आयोग का काम है। और सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पत्रों पर विचार करना भी हमारा किसका काम है? तो हमारे केंद्रीय वित्त आयोग का काम है। ऐसा अनुच्छेद 280 के सब सेक्शन 3 में कहा गया है। इनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, उसी में इन दोनों का भी जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन जो हमारा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1 और 2 दोनों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 275 के तहत भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान मामलों में सुझाव देता है। तो कौन सा सही है? तो जो दूसरा है, वित्त आयोग का अनुच्छेद 275 है ही नहीं, जो भी है उससे संबंधित बातें 280 में दी गई हुई हैं। तो वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, इसलिए हम जो ए ऑप्शन है केवल एक सही है, बिल्कुल सही है। तो आप ए ऑप्शन पे क्लिक करिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको जितने भी मतलब केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं उनका नाम बताया था अभी एक क्वेश्चन में, और बोला था ये बार बार पूछे जाएंगे आगे भी, तो उनको लिखना था आपको। आपने लिखा भी होगा। तो सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? 10वें के, 12वें के, 13वें के या 14वें के? आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने लिखा है तो उसमें देखिए, और 10वां, 12वां, 13वां, 14वां कौन से अध्यक्ष थे उन्हें बताना है आपको। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी, के संथानम, केसी पंत या पीबी राजमन्नार? तो सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे 12 नवंबर 1951 को, वो केसी नियोगी बनाए गए थे। उसके बाद के संथानम बनाए गए थे, ठीक है। और पीबी राजमन्नार जो थे वो चौथे थे। पीबी पीबी राजमन्नार चौथे थे, और केसी पंत जो थे हमारे, वो थे 10वें 1992 में बनाए गए थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसका जो आंसर होगा वो केसी नियोगी होगा। पिछले क्वेश्चन का आपको जवाब देना ही होगा कमेंट बॉक्स में कि सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, प्रशासनिक संस्था है,
विधिक संस्था है या असंवैधानिक संस्था है, तो आपको बता दूं अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना की गई है, इसलिए वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यह बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की थी? मतलब एक ऐसा वित्त आयोग था 12वां, 13वां, 14वां या 15वें में, जिसने हिस्सेदारी जो थी राज्यों की जो टैक्स करों में वो 32% से बढ़ाकर 82% करने की अनुशंसा की थी। तो हमें बताना है वो कौन सा वित्त आयोग था। तो वो वित्त आयोग था 14वां वित्त आयोग था, जिसने केंद्र के विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की थी। 14वें वित्त आयोग की संदर्भ अवधि 2015 से 2020 तक थी। और 14वें का जो अध्यक्ष था वो कौन था, अभी अभी हमने आपको बताया था कि आपको लास्ट के 3 याद करने हैं। तो अभी तो एन.के. सिंह है, और इससे पहले कौन था, तो वाई.बी. रेड्डी थे। आपको ये बिल्कुल याद रखना है वाई.बी. रेड्डी जी को, कि इन्होंने 32 से 42% की अनुशंसा की थी, जो टैक्स विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। सही है? बिल्कुल गलत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी हैं, 15वें के एन.के. सिंह है, 14वें के वाई.बी. रेड्डी थे। और जो रंगराजन थे वो किसके थे, तो रंगराजन जी जो हमारे थे वह थे 12वें, 2002 में जो बना था आयोग हमारा, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री रंगराजन थे। तो इसमें न तो एक सही है न तो दो सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री रंगराजन नहीं है, वाई.बी. रेड्डी हैं, और 15वें वित्त आयोग के वाई.बी. रेड्डी नहीं है, एन.के. सिंह हैं। चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियां किस अवधि के लिए लागू की जाएंगी? जो वे 15वां वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं, किसने मतलब सालों के लिए किया गया है, तो 2021 से 2026 तक एन.के. सिंह ने 2020 में इसकी सिफारिशें संस्तुतियां को राष्ट्रपति को सौंपी थी। तो ये 2021 से 26 तक चलता रहेगा। अब अगले साल फिर से कोई मतलब नया आयोग बनाया जाएगा, 16वां आयोग, उसके बाद वो उसके आगे के लिए संस्तुतियां प्रस्तुत करेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के मध्य क्रमशः किस अनुपात में किया जाता है? अब सबसे पहले नाम है जिला पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का और ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत को सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो देखिए इसमें 40 तो ग्राम पंचायत होगा नहीं, 60 हो सकता है, 30 तो होगा नहीं। तो इन दोनों ऑप्शन में कुछ सही हो सकता है। तो आपको, अगर आपने पहले वीडियो ध्यान से देखा होगा या प्रैक्टिस सेट ही देखा होगा, तो कई बार इसका जिक्र हुआ है कि जिला पंचायत 15, क्षेत्र पंचायत 15 और जो हमारा ग्राम पंचायत है उसको 70% रुपया दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे प्राप्त है? वित्त आयोग को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या वित्त मंत्रालय को? तो जो पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा अगर कोई कर सकता है तो वित्त आयोग ही है जो इसकी अनुशंसा कर सकता है। इसके जो जिक्र किया गया है 280 सब सेक्शन 3 में किया गया है, और सब सेक्शन के 3 के भी सब सेक्शन डबल बी में किया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, वित्तीय योजनाएं तैयार करना, वित्तीय प्रबंधन की सलाह देना या उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा ये सारे काम जो वित्तीय से संबंधित हैं, पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चनों को तो आप अपनी मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चनों को आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं। आपको इतना तो स्मार्ट होना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत बनाए रखने की सिफारिश की है? 31%, 32%, 39% या 41%? तो सही जवाब है वो 41% बनाए रखने की सिफारिश की गई है। महामारी के दौरान विशेष रूप से संसाधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए
15वें वित्त आयोग ने राज्य की हिस्सेदारी 41% तक बनाए रखने की सिफारिश की है। नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अस्तित्व में आने से 1% का समायोजन किया गया है। जो 32 से 42 किया गया था, 42 से 41 कर दिया गया है, क्योंकि नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, वहाँ भी फंड की जरूरत है। आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। इसके बाद हम कल के वीडियो में फिर से 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो 2021-26 की अवधि में राज्यों की 41% हिस्सेदारी के अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है? 40.1 लाख करोड़ रुपए, 42.2 लाख करोड़ रुपए, 45.2 लाख करोड़ रुपए या 50 लाख करोड़ रुपए। तो आपको बता दूं, 41% जो रुपया मिलने का अनुमान है, वो 15वें वित्त आयोग का आकलन है कि आगामी 5 वर्षों में सकल कर राजस्व 135.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसमें से डिविजिबल पूल में कटौती के बाद राजस्व 103 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। राज्यों को 41% हिस्सेदारी के तहत 2021-26 की अवधि में 42.2 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके कुछ पूछना हो, बताना हो तो जरूर बताना। और मैं भी आपकी तरह बीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ और आपकी मदद कर रहा हूँ, और अपनी भी खुद की पढ़ाई हो जा रही है। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर जरूर मेरा हौसला अफजाई करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।